69 बीपीएससी के लिए आज पहला क्लास शुरू हो रहा है निबंध का। निबंध में सेक्शन 3 निबंध क्लास में सेक्शन 3 जिसमें आपको पढ़ना है बिहार की कहावत। बिहार की कहावत। ये 100 नंबर का रहेगा, 5 क्वेश्चन आएगा, एक ही लिखना है आपको। जो मैं कहावत पढ़ाऊंगा इससे 3 कहावत लड़ जाएगा, एक ही लिखना है, तो एक आराम से लिख देंगे आप। देखेंगे इसमें हम कल बताए थे कि कैसे लिखना है, फिर मैं आज बता दे रहा हूं। ज्यादा मोटा हो जा रहा है, ठीक है, अच्छा रहता है। अच्छा चलिए तब ठीक है। हाँ देखेंगे कि इस कहावत में सबसे जरूरी का चीज है कि जो इसका शीर्षक है उसका अर्थ समझना, मीनिंग समझना कि इसका अर्थ होता क्या है। बिना अर्थ समझे आप निबंध नहीं लिख सकते हैं, एक अक्षर कलम नहीं चल सकता, ये ध्यान रखेंगे। तब इसका भावार्थ समझना, भावार्थ समझना, इसका भाव क्या है। जैसे आप लोग बोर्ड परीक्षा में पढ़े होंगे हिंदी में या संस्कृत में भावार्थ लिखने को, पढ़े हैं ना, याद है कि भूल गए? है ना याद? उसमें भावार्थ पर। अब उसके बाद से जो ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन का मोड है, जो एक पैराग्राफ लिखे। उसके बाद इसमें आप विश्लेषण, अब इसका विश्लेषण करेंगे। कैसे करेंगे? आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, राजनैतिक रूप में, ऐतिहासिक रूप में और धार्मिक रूप में इसका विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। तब अंत में जो आप लिखेंगे वह निष्कर्ष जो लिखेंगे कि इसकी प्रासंगिकता क्या है वर्तमान में, और इससे आपको क्या ज्ञान मिला, ये लिखेंगे। आपका निबंध पूर्ण हो गया। अब आप देखेंगे कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक जो है उस क्रम में लिखना है। आज के युग में जोड़कर लिखना है, निश्चित तौर पर आज कौन सी घटनाएं घट रही है, इस संदर्भ में आप अवश्य लिखेंगे। निबंध का इसका विश्लेषण जो करेंगे उसका वाक्य छोटा छोटा होना चाहिए, वाक्य जो होगा छोटा छोटा होगा, और सही और शुद्ध लिखेंगे। हिंदी इसका लिखेंगे सही और शुद्ध तो नंबर ज्यादा मिलेगा। जहां गलत लिखेंगे बर्तनी, वहां जो है नंबर कम मिलेगा। पैराग्राफ जो चेंज करेंगे आप 6, 7, 8 लाइन के बाद पैराग्राफ चेंज कर देंगे। ये नहीं कि अब लिख रहे हैं तो एक पेज लिखते चले जा रहे हैं, ये भी हम देखते हैं। और अभी से ही लिखना शुरू कर दे। जैसे मैं आज पढ़ा दूंगा तो अगर अगले सप्ताह में आकर इसको टेस्ट के रूप में लिख दे, उससे क्या होगा कि एक साथ आपको
तैयार हो जाएगा। याद भी हो गया, पढ़ भी लिए, तैयार भी हो गया। अपने से लिखने का कोशिश करेंगे। घर पर कम से कम 3 से 4 बार उसको लिखिए, तभी याद रहेगा। अब आप समझेंगे हम पढ़ लिए, सर पढ़ा दिए, हमको याद हो गया, तो ठीक है, याद हो गया कहानी जैसा, लेकिन जब लिखने बैठेंगे ना तो दिक्कत होने लगेगा, भूलने लगेंगे। इसलिए उसको घर पर लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसमें हम आज पहला शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पहला आपको निबंध मैं शुरू कर रहा हूं। पहला निबंध है सब धन। कहीं धन लिखा रहता है, कहीं धान लिखा रहता है। धान 22 पसेरी। सब धन या धान 22 पसेरी, ठीक है। भोजपुरी कहावत है यह एक बिहार के भोजपुरी क्षेत्र का कहावत है। लोग कह देते हैं, ए का हो, सब धन 22 पसेरी, कह देते कहावत। अब आपको ये नहीं डरना है कि हम भोजपुरी क्षेत्र के नहीं हैं तो हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं। अर्थ जानेंगे आप तो आप किसी भी क्षेत्र के हैं आप निबंध लिख सकते हैं, क्योंकि लिखना हिंदी में है, भोजपुरी में तो लिखना नहीं है, सिर्फ अर्थ समझना है कि क्या है। तो देखिए, सब धान या धन 22 पसेरी, इसका शाब्दिक अर्थ है, इसका अर्थ जो होता है सबको एक समान समझना। सबको एक समान समझना, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सबको एक समान समझना। अब इतना जान गए, आवाज कम करते हैं। सबको एक समान समझना, तो जब ये जान गए तो अब आराम से लिख देंगे। अब और सरल बना देते हैं इसको। ये तो इसका मीनिंग हो गया। अब आप देखेंगे इसका भावार्थ। इसका भावार्थ क्या होगा? भाव। ये सब धान किसके लिए कहा गया है? धान की खेती के लिए। इसका भाव क्या है? धान की खेती। आप देखेंगे धान के कई फसल होते हैं, कई प्रकार के धान बोए जाते हैं, तो कुछ देखेंगे महंगा होता है, कुछ सस्ता होता है कि नहीं? जैसे आप बासमती खरीदने जाएं, देखिए महंगा है। मंसूरी खरीदिए, सस्ता है। इंडिया गेट चावल देखिए, महंगा है, 140 रुपए किलो है। अगर सभी धान का मूल्य एक समान कर दिया जाए तब क्या कहेगा लोग? सब धान 22 पसेरी। सब धान 22 पसेरी। अगर मान लीजिए इसी संदर्भ में इसका भाव प्रकट किया गया है, इसका प्रकटीकरण हुआ है कि धान की खेती जो होती है उसमें अलग अलग धान बोए जाते हैं, वह मंसूरी है, वह जो है सुपर बासमती ना, सुपर मंसूरी भी है ना जी, सुपर। या आप देखेंगे
बासमती, भादया, नहीं जी, कई प्रकार के धान के प्रकार है। सभी धान का भाव एक समान अगर हमारी केंद्र सरकार कर देती है चाहे राज्य सरकार, तब लोग क्या कहेंगे? सब धान 22%। हमारे मुख्यमंत्री जी आए, हमारे प्रधानमंत्री जी आए और सबको एक समान कर दिए। जैसे मान लीजिए गरीब कल्याण योजना के तहत, गरीब कल्याण योजना के तहत सबको 5 केजी अनाज मिलता है ना जी। तो सबको एक समान समझता है, यानी सब धान 22%, यानी सब लोग एक समान है ना। महिलाओं के शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, उनको नौकरी में भागीदारी के लिए, राजनीति में भागीदारी के लिए, नौकरी में, राजनीति में, जैसे पंचायत चुनाव, 50% आरक्षण दे दिया गया है शिक्षक नियुक्ति में और पंचायत के चुनाव में बिहार में। तब क्या कहेंगे? यानी माननीय मुख्यमंत्री के नजर में सब लोग एक समान है, एक समान करने का एक तराजू पर तौल रहे हैं, यानी सब धान 22%, एक समान समझ। आप देखेंगे मानव जीवन में इस कहावत की प्रासंगिकता काफी है। हम देखेंगे भारतीय संविधान में, संविधान की हम उल्लेख करेंगे तो लगेगा मेरा संविधान जो बना है वह सबको एक समान समझता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद देखेंगे 15, अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सबको समान अवसर की समानता 16, 15 भेदभाव पर रोक, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। यानी भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सब धान 22% है। सभी लोगों को एक समान अधिकार दिया गया। लेकिन ये जब कहावत कहा गया होगा, वो लोग ये भी अर्थ नहीं समझे होंगे, जो बोले होंगे पहली बार कि इस तरह से आने वाले समय में विश्लेषण होगा, क्योंकि उनको थोड़े उतना ज्ञान होगा कि आज जो हम बात कह रहे हैं आने वाली पीढ़ी इसको पढ़ेगी बीपीएससी में, नहीं ना था जी। लेकिन आज देखिए वो जो व्यक्ति कहा होगा, इसके जनक कौन है हम लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं। ये सब धान 22%, आखिर पहला बार तो कोई कहा होगा, और पहला बार कहा होगा बिना पढ़ा लिखा आदमी होगा। आज बिना पढ़े लिखे आदमी का हम लोग देखिए कितने इसको सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हम प्रासंगिक मान रहे हैं उस कहावत को। इसको पढ़ करके आप डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनेंगे, कितनी बड़ी बात है कि नहीं? तो आप देखेंगे कि ये जो कहता है अनुच्छेद 38 कहता है कि सबको एक समान, अगर राज्य जो है स्वास्थ्य कल्याण की व्यवस्था करती है, कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराती है,
तो वह क्या होगा? सब धान 22 पसेरी होगा, सब धन 22 पसेरी होगा। यानी सबको एक समान समझ रहे हैं। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी सभी कर्मचारियों को, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, एक समान अगर मजदूरी दी जाती है तो सामाजिक न्याय की अवधारणा विकसित होती है। और तब हम समझते हैं कि सब धान 22 पसेरी है, कोई भेदभाव नहीं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। इसी व्यवहार के लिए देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में भी एक समान व्यवस्था लाने का प्रयास किया जा रहा है। एक समान व्यवस्था, जैसे महिलाओं को 33% आरक्षण। यानी हमारी सरकार सबको एक समान समझ रही है, क्योंकि महिलाओं का प्रतित्व नहीं है, मात्र 13-14% प्रतित्व ही रहता है। लेकिन गलती कहां किया है सरकार, हम गलती मानेंगे। राज्यसभा और विधान परिषद, इसमें महिलाओं का आरक्षण नहीं मिला है। तब तो फिर अगर मान लीजिए भविष्य में सब महिला मिल गई, अपनी सरकार बना ली पीएम, तो यहां तो पुरुषों का वर्चस्व है, आपका बिल पारित होने ही नहीं देगा। किसी भी व्यक्ति से हम टीवी पर नहीं सुने हैं कि महिलाओं को राज्यसभा में, विधान परिषद में क्यों नहीं दिया गया, चाहे वो महिला ही प्रवक्ता वक्ता क्यों नहीं हो। बहुत मायने रखता है। आपका यहां लोकसभा में प्रतित्व है, महिलाओं को वो प्रधानमंत्री बन सकती है, लेकिन राज्यसभा में उस बिल को पारित नहीं कर सकती है, क्योंकि वहां पुरुषों का वर्चस्व रहेगा। तो फिर क्या होगा? बिल गिर जाएगा। यानी जरूरी हर जगह, हर क्षेत्र में है। अगर बदलाव चाहती है सरकार, सब धन एक समान करना चाहती है, एक कलम से पूरे भारत में महिलाओं के जिस संसाधन, जो भी संसाधन है, उस पर एक समान भागीदारी दे दे। जितना पुरुषों का हक है उतना महिलाओं का हक। दो वर्ग है, पुरुष और महिला, तो एक समान जब आप समझेंगे, सब धान 22 पसेरी समझेंगे, तो एक समान नौकरी की व्यवस्था, पूरे केंद्रीय नौकरी हो या राज्य का नौकरी हो, हर जगह एक समान व्यवस्था, 50% महिला और 50% पुरुष। 33%, 33% ही क्यों? 33%? भीख मांग रहे हैं क्या आपसे? वो देने वाला कौन होता है जी? वो हमको देगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मैं कह रहा हूं, पुरुष वर्ग हमको देगा। महिला में उतना अवेयरनेस नहीं आएगा, नहीं आई है ना, तो एक के बार पूरे हिंदुस्तान के महिला निकलती, लेके छोड़ती। क्योंकि तुम कहते हैं कि हम महिलाओं को आरक्षण दे दिए। सुनते हैं राजनीतिक पार्टियों का बोली, हम कहते हैं कि ये भगवान इस सबको सद्बुद्धि दे, ये पुरुष मानसिकता वाले। अरे तू दिया, भीख मांगी थी क्या आपसे कि तुम कह रहे हो कि हमने सबको हम महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिए? अरे उसका हक है लेना। आप ये कहते कि नहीं महिलाओं का हक है, ये हम नहीं दे रहे हैं, खुद महिला ले रही है। ये होना चाहिए सबका। जब तक सबका विकास कैसे होगा? जब सारे वर्ग का प्रतित्व एक समान मिलेगा। अन्यथा फिर आप देखेंगे कि सब धन 22 पसेरी नहीं होगा, एक समान नहीं होगा, जब तक आप सबका प्रतित्व नहीं देंगे। एग्जाम्पल, हम बिहार में अभी जातिगत जनगणना हुआ है।
गणना। बिहार में जातिगत गणना हुआ है। क्यों? सबको एक समान करने के लिए, सबको एक समान करने के लिए, क्योंकि इससे आंकड़े पता चलेगा कि किसकी संख्या कितनी है और उसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति किसकी खराब है। पहले तो नहीं जानते थे कि एससी के लोग 19.65% है, लोग कहते थे 15% है। ये कोई नहीं जानता था कि आप देखेंगे कि अलग अलग वर्गों में इतनी है, किसी की 14%, 14 देखेंगे 14.26% यादवों की है, और वही हर वर्ग का। अब जैसे पहले क्या कहा था, 8% कुशवाहा है, पहले कहता था लोग, अब आ गया 4 कुछ है, आंकड़े सामने आ गए। मुंह से तो कहने से नहीं होगा कि आप आंकड़े तो सामने आ गया, क्या बिल्कुल गलत है? बढ़ ही रहा है। 8 मुंह से न कह रहे थे, कैसे था? कहीं गिनती हुई थी क्या? जब जनगणना होबे नहीं किए, गणना होबे नहीं किया किसी का, तो कैसे आप कह सकते हैं कि किसकी जो बता देगा। यादव लोग भी कहते थे हम 20% है, हम कई बार सुने हैं। तो वो कहते थे ना कि 20% हम हैं। आईएससी तो बेचारा एकदम सब दबा कुचला, वो तो कुछ कहबे नहीं करते थे कि हमारी संख्या इतनी है। 16%, 15% लोग बताता था। देखिए इतनी संख्या हो गई, सबकी जनसंख्या बढ़ी है। हुआ क्या, जब 31 में चुनाव हुआ, इस बात को समझेंगे आप लोग। उस समय जो, जैसे मान लीजिए इतना छुआछूत था कि पैर से मार कर खाना लोग देता था एसी को, पैर से मार करके। आप नहीं जानते इस बात को, इतनी यातनाएं दी जाती थी कि खाना भी पैर से मार कर। तो अब बताइए उस आदमी का गणना हुआ होगा? कोई गया होगा गणना करने? तो उसकी संख्या दब गई। जो लोग से छुआछूत नहीं था उनके पास तो चले गए, यहां तक कि ओबीसी वर्ग में भी छुआछूत था, नहीं जाते थे लोग। ये गरीबी के कारण, इतना ना गरीब गंदा रहते थे लोग कि जिसके चलते जो है आज न सब लोग साफ सुथरा रह रहे हैं, नहा रहे हैं। तो उनकी गणना होगी क्या? जिसकी गणना हो गई, आंकड़ा जारी हो गया। उस समय कंप्यूटर थोड़े था कि हम निकाल दिए। आज वो हाथ से लिखाता था, हाथ से जुड़ाता था। तो वो इसी स्थिति में त्रुटियां उस समय, आज भी त्रुटियां होगी। इसमें क्या दिक्कत है? सरकार जो क्या करें, सरकार बोले नीतीश कुमार ना मुख्यमंत्री कि हम फिर इसका चेक कराएंगे, नोटिस निकल जाएगा कि जिसका जिसका छूटा है फिर से ऐड करा लीजिए। तो क्या इतना बढ़ जाएगा? अरे 1 लाख लोग का छूटा होगा टोटल जाति में, सब में छूटा होगा। मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख जुड़वा दीजिए, प्रतिशत नहीं बढ़ेगा, संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि जब ये छूटा है तो सब में छूटा होगा ना। ऐसा थोड़े है कि नीतीश कुमार अपने, अच्छा नीतीश कुमार अपने जाति को कितना बताए हैं? 2 पॉइंट कितना है, 83 है, तो अपना बढ़वा देते ना, अपना वाला बढ़ा दिए रहते। ऐसा नहीं है, हर जिसका जिसका जो है उतना है। आखिर 13 करोड़ आबादी हुई, 13 करोड़, 13 करोड़ से अधिक, 13 करोड़ आबादी है तो सबका न है जी। 100 कितना दून जातियां है, 35 की 40 कितना, तो सब लोग इसमें न है। देख रहे हैं कोई कोई जातियां 4000 5000 के करीब में है। हो सकता है किसी एक जिले में ही वो हो, ये भी तो है। अधिक जिसके अब अधिक 14.5% 26 यादवों की जनसंख्या है। तो आप देखिएगा ना, हर जिले में है, जिला का हर गांव में है, अब बड़ी आबादी में है। तो ऐसी स्थिति में ये तो थोड़े है कि ये कर्मचारी तो सब जाति के लोग गिना है जी। जो गिनने गया था तो सब जाति के लोग होगा। ऐसा नहीं कि कहीं एक ही जाति का होगा, नीतीश कुमार के जाति का, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो कैसे घट जाएगा, बढ़ जाएगा, 8 से 4 हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। मामूली सी घट सकती है, बढ़ सकती है। एससी का जो बढ़ा हुआ देख रहे हैं वही कारण था।
इसको कोई पकड़ नहीं रहा है, नहीं कह रहा है कि हाँ 31 में गणना हुई तो 31 में मारते थे, लात से खाना देते थे, कि छुआछूत हो जाएगा और उसको गिनने जाइएगा आप। हमको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। कितनी दुर्दशा दिए हैं एससी को। एसटी को तो कम छोड़िए, वो तो जंगले में रहता था, परछाई से दूर। आप जो है बात करते हैं लंबी लंबी, हम लोग बात करते हैं। हम बता रहा हूं, मेरी दादी कहती थी, मेरी दादी धोबी की यहाँ जो है एकदम नहीं जाना है, उसके खाना नहीं खाना है, मेरी दादी कहती थी। छोड़िए दूसरे को, हम लोग को बुद्धि उस समय नहीं था, बच्चे थे ना, बच्चे किसी के यहाँ खा लेते थे, कुछ हो गया। पता चल गया हमको कि हम खाए हैं धोबी की यहाँ। मेरी दादी, माँ तो नहीं, दादी, माँ तो हमारी एग्रेसिव थी, अभी भी है, थी नहीं है। तो ये देखेंगे दादी हमारी पहले तो 4 पे नहवाई। हम एक बार, अभी मैं बता रहा हूं कि ये छुआछूत की भावना जो है हर जगह है, अभी भी है, कम हुआ है, शहरी क्षेत्र में कम हुआ है। गांव में क्या किसी चमार जाति के यहाँ खाने को जाता है? हमको बता दे तो, अभी की मैं बात कह रहा हूं, कोई बता दे हमको कि जाता है उनके यहाँ खाना खाने? नहीं जाता है। कहते हैं हम हिंदू हैं, तो सब धन 22 बसरी कहां हुआ? नहीं ना हुआ, नहीं समझे। सामाजिक जो बंधित है, सामाजिक, जब आप सबको एक समान नहीं समझते हैं तो फिर कैसे होगा डेवलपमेंट? नहीं होगा। सबको एक समान समझना पड़ेगा। आंकड़े जो भी आए हो, कम बेस हो सकता है, फिर जुड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आंकड़ा आएगा ही, फाइनल भी आंकड़ा आएगा। लेकिन अब डेवलपमेंट होगा। लोग कहते हैं कैसे डेवलपमेंट होगा? अगर हम जीएस में नहीं पढ़ा रहा हूं, हम तो ये पढ़ा रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कैसे होगा वो तो बलक की बात है। क्योंकि जब आंकड़े आ गए हैं तो जाहिर सी बात है, पता चलेगा कि अब है पसवान जाति में कितने नौकरी कर रहे हैं, अब मुसहर में कितने कर रहे हैं। मुसहर की स्थिति देख रहे हैं कितने खराब है, एको नौकरी नहीं करता है। तब उसके लिए सरकार नियम बनाएगी ना, उसको देखिए क्या करने जाएगी। एनेक्चर 1, एनेक्चर 2 एससी में भी होगा। जैसे BC1 आप BC2 है ना जी, अब BC2 तो अब BC3 भी होगा, अब BC3 भी होगा, सबसे जो गरीब है, तब ना उसको लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पर, BC1 में सारा नौकरी कौन ले लेता है? तेली जाति। वो BC1 लायक है नहीं है, लेकिन वो नौकरी देखिएगा तो उसी को हो जाएगा, मल्लाह का नहीं होगा, क्योंकि वो पढ़ने में ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो उसको क्या होगा? उसको अलग करना होगा, उससे अलग करना होगा। BC2 में ठीक है, जादव, कोयरी, कुर्मी, बनिया को लड़ाया है, ये चारों ठीक है, 27% आर्थिक रूप से मजबूत है, इसको 4 गो अपना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहते हैं, आप जैसे 14.26% जादवों की जनसंख्या है, और मान लीजिए कुर्मी का, कुशवाहा का मान लीजिए कि 7% है ना जी, 3% बनिया हुआ, यही ना है जी, मान लीजिए 3-3.5%। तो ये थोड़े का अब नौकरी निकलेगी, 27 मान लीजिए निकल गया, तक थोड़े है, 14 को ज्यादा हो जाएगा। ये तो कंपटीशन हो गया सबके लिए, हो सकता है 3% वाला ले ले 10 नौकरी, वहां थोड़े जाति आधारित थोड़े दिया जा रहा है नौकरी, समुदाय वाइज, वर्ग वाइज, कि किसमें क्या है क्या नहीं। अभी देखिएगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ है, जाति जनगणना आई है, शीतकालीन सत्र में देखिएगा क्या क्या होगा। बहुत नीतीश कुमार जो है जाति जनगणना करा करके एक तरह से कहिए कि अलग अलग वर्गों को लाभ भी पहुंचाया है, इससे हानि नहीं होगा। जो भले लोग कह रहे हैं कि हानि होगी, कोई कहीं किसी के बीच में झगड़ा नहीं होगा, झूठी बातें है, अफवाह है कि पहले से जाति नहीं था जी, कौन है, सब तो अलग अलग जाति के बोलते हैं अपना, इससे थोड़े जाति खत्म हो गई है। तो ऐसा नहीं है। अब इसमें देखेंगे आप कि इससे पता चलेगा आखिर मान लीजिए देश का विकास जो होगा। लोग कहते हैं नौकरी, सरकारी नौकरी कितना है, आप ध्यान रखिएगा, सरकारी नौकरी जो है जिसके पास है, जिसके पास, ध्यान रखिएगा, वही बढ़िया से रहता है,
वही बढ़िया से रहता है और उसका जमीन बचा हुआ है। जिसके पास नौकरी नहीं है, बेटी की शादी करने में जमीन बेच देता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज है, सबको सरकारी नौकरी मिलेगा नहीं, लेकिन जो भी नौकरी है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं। क्यों नहीं? आपको मुसहर का घर के लोग नौकरी नहीं करेगा? उसका अधिकार नहीं है जी, मुसहर का बेटा नौकरी करे? सिर्फ पसवाने करेंगे? सिर्फ जादवेजी करेंगे नौकरी? सिर्फ हमारी जगड़ी जाति के लोग ही करेंगे नौकरी? नहीं, सबका अधिकार हक होना चाहिए। ये हक दिलाएगा, ये आंकड़े आज नहीं कल दिलाएगा निश्चित तौर पर। तो ये देखें, इससे क्या होगा? सामाजिक परिवर्तन होगा। जब सामाजिक परिवर्तन होगा तो आर्थिक परिवर्तन होगा। आर्थिक परिवर्तन होगा तो हमारे पास मार्ग मिलेंगे अलग अलग काम करने के लिए। अलग अलग सरकार व्यवस्थाएं करेगी कि क्यों इस जो है इस वर्ग के लोग गरीब रह गए हैं तो उनके लिए योजना चलाएं, कल्याणकारी सुविधाएं दें, क्योंकि उनके लिए भी घर बने। हमको क्या जरूरत है इनके लिए? अगर 5 किलो अनाज देना है, सबको मिल रहा है आजकल, 80,000 लोग को, क्या जरूरत है उनके देने के लिए? खाने भी ना मर रहा है, मुसहर जाती है, दे रहे हैं इसको, क्यों हम देंगे? सब लेकर के देखते हैं हमारे मोहल्ला में जितना है सब यादव जी सब लेकर के पहुंच जाता है, एकदम जितना है सब। सब क्या करता है? बेच देता है। अब बेचारा गरीब आदमी को नहीं मिलता है तो उसको मिलना चाहिए ना जी। तो इनको बंद कीजिएगा तब ना उसको मिलेगा। उसको 5 किलो का है, 20 किलो मिलना चाहिए, 10 किलो बेचेगा, उसके बाद पैसा नहीं है जी। अब आप देखेंगे, मेरा कहने का मतलब है कि सब धान 22 पसेरी राजा भी समझता है तो उसे हम बेहतर मानते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं महाभारत काल में। महाभारत काल में आप देखेंगे कि कर्ण का नाम आप सुना है आपने? कर्ण अंगराज, अंग देश था, जिसको भागलपुर आप कहते हैं, बांका, यही अंग है प्रदेश। इसका राजा कौन थे? कर्ण। कर्ण इतना दानी था कि जो इससे मांगता था, चाहे गरीब हो या अमीर, सबको दे देता। यहां तक कि देखेंगे इंद्र आकर के कवच कुंडल भी मांगे। कर्ण दानी, देखेंगे कि दानी था, किसी को भी कुछ दे देता था, यानी सबको एक समान समझता था राजा में। दुर्योधन, सॉरी, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर युधिष्ठिर जो था, क्या था? धर्मराज। कोई भी फैसला एक समान करता था, इसलिए उसको धर्मराज की संज्ञा दी गई। एक समान, सबको माना गया, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब सब धन 22 पसेरी, युधिष्ठिर के लिए सारा धन 22 पसेरी था। अब आप देखेंगे मां, मां ही प्रत्यक्ष रूप से है कि जिसको देखते हैं, बाकी किसी भी मां को नहीं देखते हैं, ना ईश्वर अल्लाह को देखते हैं। सही में अगर देवता है तो आपकी मां है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। आप देखिएगा, मां के समान सारे बच्चे एक समान है। मां अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे के एक समान प्यार करती है। अगर बेटा कोई चोर भी हो उसके लिए उतना ही रोती है, आंसू बहाती है, भले कहती है बेटा ये काम मत करो, लेकिन अगर वो मर जाता है, पुलिस पकड़ कर ले जाती है, तो उसको उतना ही आंसू बहाती है। वो मां कहती है कि नहीं, मेरा बेटा न है, मैं मां हूं नो। तो आप देखेंगे इस मां के लिए सब धन 22 पसेरी है, सब धान 22 पसेरी है। धरती पर कोई ईश्वर है तो मां है। मां बाप से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता, क्योंकि आपको जन्म दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने माँ बाप की पूजा नहीं करते हैं। हम जाके मंदिर में लाइन लगाते हैं, मस्जिद में लाइन लगाते हैं जी, गुरुद्वारा में लाइन लगाते हैं, माँ का 2 लात मार देते हैं। ऐसा लोग करते हैं। अरे आप ईश्वर खोजने जा रहे हैं, ईश्वर कहीं है? ईश्वर तो ही आपके घर में माँ बाप है, इससे बढ़कर ईश्वर कोई है ही नहीं है।
क्या जरूरत है आरती उतारने का, पूजा करने का, करने का, इससे बढ़कर है जी। और उसको आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, तरह तरह की यातनाएं देते हैं, छोड़ देते हैं बुढ़ापे में, खाना नहीं खिलाते। देखते ना, बड़ी बड़ी घर के लोग अपने माँ बाप के, अभी पेपर में आया था दिल्ली में, 3 महीना के बाद सड़ गया था बाप, तब आया था विदेश से, सब तो देख, 3 माह नौकर गया, नौकर जा करके क्या किया, बाजार गया सामान लाने के लिए, तले उसको एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया तो कुआं में चला गया, कुआं में चला गया। तो अब उस बूढ़ा को, बूढ़ा जो है बोलते बोलते नहीं थे, सिर्फ बेड पर रहते थे। अब बेटा चला गया, सब तीनों, 3 बेटा 3 पतोह, सब विदेश घूमने। 3 महीना के बाद आया तो बाप के एको अंग बाकी नहीं है, सब सड़ गल गया है, चूहा काट गया, जो मिला कीड़ा पड़ गया। तो ऐसी स्थिति है। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, भगवान यही है, भगवान को हम ढूंढते फिर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, यहाँ जा। मैं जान गया हूं हकीकत कि मेरी माँ और मेरे पिता से बढ़कर दुनिया में कोई ईश्वर है ही नहीं, उसको हम नहीं पूजा करते हैं, क्योंकि माँ और बाप ही सारे बच्चों को एक समान समझते हैं, यानी सब धन 22 पसेरी हो गया इनके। कोई दिक्कत? तो यही है, इसी एग्जाम्पल को लेकर के निबंध को लिख डालना। चलिए लिखाते हैं, टाइम है? हाँ टाइम है। ले, बड़ी गर्मी लग रही है, एसी नहीं चला रहे हैं क्या? हमको लगता है एसी नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, देख रहे हैं ना पसीना, चला दीजिए थोड़ा, चलाइए, देख रहे हैं।